नो सर, नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन, उससे पहले एक और चीज समझा देता हूँ आप लोगों को। एक टर्म यूज होता है ना सर्किट में, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। जनरली तीन तरह के एलिमेंट्स। एक तो आप बचपन से जानते हो, एक का नाम है रेजिस्टर। रेजिस्टर इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली अ सर्किट एलिमेंट। कैपेसिटर एक दूसरे सर्किट एलिमेंट है आपका, कैपेसिटर। और एक तीसरा सर्किट एलिमेंट है जो एसी में यूज होगा, इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है एसी, उसमें यूज होगा। उसको हम इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टर। अब वो बेसिकली, अब तो वो ऐसे ट्यूबलाइट्स नहीं आते, मगर पहले पुराने जमाने वाले जो ट्यूबलाइट्स आते थे, जो जनरली आपके स्कूल स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप देखेंगे तो उसमें लगा होता है। उसमें आपने कभी सुना है चोक? नहीं सुना है? नहीं सर। खैर यस जाने सर। दीजिए, छोड़िए। एक बात बस समझिए कि इंडक्टर का बेसिक मतलब क्या होता है। इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल होती है, इंडक्टिंग कॉइल। जैसे इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो यू कैन कंसीडर इट एज अ सोलेनॉइड। ये इंडक्टर होता है ना, ये कोई भी इंडक्टर या इंडक्टिंग कॉइल होती है। इंडक्टर ये गोल गोल घूमी हेलिकल शेप की कॉपर वायर, ये बेसिकली ये इंडक्टर कहलाती है। इंडक्टर का बेसिक मतलब होता है कि ऐसा सर्किट एलिमेंट जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो और उसकी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है। इंडक्टर इज अ सर्किट एलिमेंट हैविंग लेस रेजिस्टेंस एंड हाई वैल्यू ऑफ coefficient of self inductance. Less resistance and high value of coefficient of self inductance. The resistance कम but coefficient of self inductance ज्यादा या हाई, उसको हम इंडक्टर कहते हैं। और ये इंडक्टर की जो वर्किंग है, ये पूरी वर्किंग बेस्ड है ऑन द फैक्ट दैट whenever the flux linked with this will change and EMF will induce in it। ठीक है। अगर इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो अगर चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और ये करंट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। ये करंट को ऑब्स्ट्रक्ट तब करता है जब इसके अंदर खुद ईएमएफ इंड्यूस हो। कब, कैसे, वो आपको एसी वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल अभी फिलहाल आप इतनी बात याद रखिए कि इंडक्टर की जो वर्किंग है ना, वो वर्किंग तभी पॉसिबल है जब उसमें करंट, वेरिएबल करंट पास कर रहा हो, मतलब ऐसा करंट पास कर रहा हो विच चेंजेस विथ टाइम। इफ द करंट डज नॉट चेंज विद टाइम, तो फिर इंडक्टर की वर्किंग नहीं होगी, मतलब इंडक्टर विल नॉट बी एबल टू वर्क। तो ये सिंपली एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? इट विल जस्ट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। बट अगर बट अगर इंडक्टर में, अगर मान लीजिए कि इंडक्टर के केस में अगर करंट चेंज हो रहा है, इफ द करंट इज चेंजिंग, तो उस केस में इट विल बिहेव एज अ सर्किट एलिमेंट विच विल ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द चेंज ऑफ करंट और ऑब्स्ट्रक्ट द चेंज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स। तो अब देखो, सर्किट में आपको इंडक्टर लगा के भी सवाल पूछ लेते हैं, नॉर्मल वाला क्वेश्चन। जैसे सीबीएसई में एक दो बार सवाल पूछा गया है, मैं वो पूछ लेता हूं। बट उसको पूछने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपको फिर से साइन कन्वेंशन याद दिलाऊं, जो मैंने साइन कन्वेंशन आपको सिखाया था कि अगर आपको सर्किट में रेजिस्टर मिले एंड यू गेट दिस रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसमें जो V इज इक्वल टू आई आर होगा, वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। याद आ रहा है आप लोगों को? इसमें जो V इज इक्वल टू आई आर लेंगे, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव लेते हैं ना। और अगर यही रेजिस्टर आपको मिले एंड इट यू गेट दिस रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट, करंट इधर है और आप ऐसे मिल रहा है आपको, तो इसमें V इज इक्वल टू आई आर कैसा लिखते हैं, पॉजिटिव। अगर आपको सर्किट में सेल मिलता है और सेल का पहले आप यू इनकाउंटर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, तो उस केस में सेल के वोल्टेज को आप पॉजिटिव लिखते हैं। और अगर सेल का आपको पहले निगेटिव इलेक्ट्रोड, सॉरी, निगेटिव लिखते हैं। और अगर आपको सेल का पहले निगेटिव इलेक्ट्रोड इनकाउंटर हो एंड देन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो आप पॉजिटिव लिखते हैं। याद आ रहा है भाई सबको? यस सर। यस सर। इसी तरह से अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हो, तो इंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस होगा व्हेन द करंट इज चेंजिंग थ्रू द इंडक्टर। मतलब कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन। अगर इंडक्टर है ये और इसमें वेरिंग करंट अगर आप पास कर रहे हैं, चेंजिंग करंट आप पास कर रहे हो, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। किस फिनोमेना से इंड्यूस होगा? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
अब करंट के चेंज होने का दो कॉज हो सकता है, मतलब दो तरह से चेंज हो सकता है, या आइदर करंट कैन इंक्रीज और करंट कैन डिक्रीज, है ना भाई? भाई मैं इतनी देर से बोल ही रहा हूं Yes, sir. मनस्विन मैं इतनी देर से बोल ही रहा हूं। मनस्विन, if you can't hear me, तो please check the connection at your side. I have already asked the student to switch on their videos. Please switch on your videos is the instruction given by the management side, and I'm just conveying this message to you, so please switch on your videos. खैर, अब मेरी बात सुनिए सर। इंडक्टर में या तो करंट इंक्रीज हो सकता है या करंट, बोलो बच्चों, बोलो ना, Decrease. करंट इंक्रीज हो सकता है या करंट डिक्रीज हो सकता है। और सेल्फ इंडक्शन का जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज रिटन एज माइनस ऑफ एलडीआई बाई डी। ये तो फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो, वेयर एल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट? अब ये बात आप समझिए, अगर इफ डी बाई डी टी इज रेट ऑफ इंक्रीज, अगर डी बाई डी टी अगर रेट ऑफ इंक्रीज है करंट का, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आप ईएमएफ को एज इट इज रहने देंगे, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। यू विल लीव दिस एज इट इज। क्या लिख देंगे आप? एज इट इज माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ठीक है? बट इफ डी आई बाई डी टी इज रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है, ऑफ करंट ऑफ कोर्स, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, अगर इंक्रीज हो रहा हो तो प्लस साइन होता है, और अगर डिक्रीज है, डिफरेंशिएशन में डिक्रीज हो रही है कोई क्वांटिटी, तो उस केस में यू विल पुट अ नेगेटिव साइन टू इट, राइट? यही करते हैं ना बच्चों? Yes, तो आप sir. एक माइनस साइन लगा देंगे, माइनस डी आई बाई डी टी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस एल डी आई बाई डी टी। मतलब इंडक्टर में आपको ईएमएफ की वैल्यू इस तरह से लेनी है, मतलब ईएमएफ पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लेना है आपको? तो अगर इफ द डी आई बाई डी टी रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ इंक्रीज, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट लीव द रिजल्ट एज इट इज। और अगर डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिक्रीज, तो उस केस में आपको क्या करना है? उसमें माइनस साइन एक और लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये ईएमएफ की वैल्यू होगी। समझ गए? हाँ ना बोलो। Yes, sir. इसको नोट कर लो, तो इस पे Yes, क्वेश्चन बताता हूँ, नोट कीजिए इसको। सर जो ये कॉइल है ये आपने इंडक्टर दिखा रखा है। हाँ, दिस कॉइल इज कॉल्ड एज इंडक्टर। ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल जो बनी हुई है, इसी को इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसा सर्किट एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उसका जो इंडक्टेंस है या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। नोट कर लिया सर? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, जैसे इस पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर आपसे ये कहे कि भाई ये एक रेजिस्टर है, या हमने एक सेल लगा दिया एंड वी आर हैविंग एन इंडक्टर हियर। इंडक्टर का इंडक्टेंस मान लीजिए 2 हेनरी है, और इस पूरे सर्किट में करंट ऑफ 4 एम्पियर इज फ्लोइंग। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इज 2 ओम। यहाँ पर आपसे बोला गया कि देयर इज अ वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। यहाँ पर मान लीजिए कि देयर इज अ वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ का वोल्टेज बताइए या पोटेंशियल बताइए, और आपसे बोला जा रहा है कि इस इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है, मतलब ये किसी इंस्टेंट पे करंट इज 4 एम्पियर, बट दिस करंट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम एट अ रेट ऑफ 0.1 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट का वोल्टेज बताना है। ठीक है, यू हैव टू टेल द वोल्टेज ऑफ द लास्ट पॉइंट। तो क्या करेंगे सर? तो ऐसे केस में आपको मैंने पहले भी किरचॉफ्स लॉ में भी सिखाया है कि यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, जहां का वोल्टेज गिवन है वहां से स्टार्ट करो, और उसके बाद जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसको लिखते जाओ।
डिक्रीज को नेगेटिव साइन लगा दो, इंक्रीज को प्लस साइन लगा दो। तो सर यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 20 है। टेल मी यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. अब ये जो रेजिस्टर मिला है, यू हैव गॉट दिस रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो निगेटिव होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? आई आर, और आई आर की वैल्यू क्या, मतलब 4 into 2, यही तो लिखेंगे आप। उसके बाद यू आर गेटिंग अ सेल, और सेल का पहले आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मिला है, देन यू आर गेटिंग द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो -6। उसके बाद ये माइनस, अब यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो एल डी आई बाई डी टी लिखा जाता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। एल की वैल्यू कितनी है? 2। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 0.1, एंड इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, तो इट विल बी लेफ्ट एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो बच गया वो यहीं का वोल्टेज होगा या नहीं होगा? क्या बोलते हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. समझ आई बात? अच्छा, इसी में अगर हमसे कह देता कि भाई, अगर यही ऐसे कह देता कि भाई यही रेजिस्टर है ना, मान लो कुछ ऐसा कर देता हूं मैं, ये सेल, ये इंडक्टर इस तरह से, और ये आपसे बोले सर ये 20 वोल्ट है, ये मान लीजिए 4 ओम है, यहाँ से करंट जा रहा है 4 एम्पियर का, ये 6 वोल्ट का सेल है, यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू 2 हेनरी है। इसमें करंट डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, मतलब करंट डिक्रीज कर रहा है एट अ रेट ऑफ 0.1 एम्पियर पर सेकेंड, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो द प्रोसेस विल बी सेम, सिर्फ वेरिएशन यहाँ पर इंडक्टर के केस में आएगा, और बाकी जो भी साइन कन्वेंशन में। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर 20 माइनस ऑफ 4 into 4, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस ऑफ 6 बिकॉज यू आर गोइंग दिस वे, तो यू विल राइट इट एज 6। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ 2, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एल डी बाई डी टी होता है, तो एल से पहले माइनस लगा दो, इनटू माइनस ऑफ 0.1। अब ये माइनस क्यों लगाया आपने सर? बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज, और जब भी डिक्रीज होगा तो डी आई बाई डी टी को आप कैसा कंसीडर करोगे? तो डी आई बाई डी टी को यू विल कंसीडर इट एज नेगेटिव। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो नोट कर लीजिए प्लीज। नोट डाउन बोथ ऑफ द केसेस, देन विल प्रोसीड। सबने नोट कर लिया? कैन आई इरेज? One minute, sir. ओके। Done, sir. ठीक है, अब आगे की कहानी पे चलते हैं। ये तो सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब इसमें एक और पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, अब म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है, इस बात को ध्यान से सुनो। मान लो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लूप or conducting loop, you are having two conducting loops and they have been placed one near another। ठीक है, मान लीजिए दो लूप्स हैं और दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। ये लूप 1 मान लो, ये लूप 2 मान लो। लेट अस से कि इसमें एक वेरिंग करंट हमने पास कर दिया। लेट अस से इसमें जो करंट पास हो रहा है, लेट मी कॉल इट एज I1। ठीक है, ये I1 जो करंट पास हो रहा है, दिस इज वेरिंग करंट। अब देखो बेटा, एक बात पहले बहुत क्लियरली समझ लीजिए, सारे बच्चे इस बात को समझें कि सर जब आप वेरिंग करंट पास करेंगे ना, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल कि जब भी वेरिंग करंट उस कॉइल से पास होगा तो उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन होगा। सेल्फ इंडक्शन तो हमेशा ही होगा। जब भी किसी भी कंडक्टिंग कॉइल से वेरिंग करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द कॉइल, तो सेल्फ इंडक्शन एकदम तय है कि होगा। बट यहां पर जिस इंडक्शन पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, इसलिए मैं सेल्फ इंडक्शन को काउंट नहीं कर रहा हूं। बट इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर हमने वेरिंग करंट पास किया है तो उसमें सेल्फ इंडक्शन तो होना तय है। तो इसलिए अगर ये डाउट आए मन में कि सर ये यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज यस, सेल्फ इंडक्शन होगा। एंड सेल्फ इंडक्शन हर उस केस में होगा व्हेनेवर अ वेरिंग करंट इज मेड टू पास थ्रू द कॉइल और द सर्किट। अब इसमें जो हम यहाँ पर मेन चीज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल का क्या मतलब है? अब बेसिकली देखो, इसमें तो इंडक्शन हो ही रहा है, सेल्फ इंडक्शन हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ इस वाले कॉइल की फ्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप तो ये मानते होंगे ना कि फ्यू ऑफ द फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सेकंड कॉइल। से समथिंग
Yes, sir. Yes. Yes, sir. because it is placed near the first coil. तब इस बात को समझिए कि सर जब फर्स्ट कॉइल में करंट वेरी कर रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल 2 से पास हो रही है वो भी तो वेरी कर रही होगी, और जब ये कॉइल 2 से पास होने वाली फील्ड लाइंस वेरी करेगी तो एक बात और तय हो गई कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज वी नो दैट कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज एन ईएमएफ विल इंड्यूस। तो इसका मतलब है कि इस कॉइल 2 में क्या होएगा, तो इस कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? कॉइल 2 में क्या होगा? Yes, sir. कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड हु इज द कॉज फॉर दिस इंडक्शन ऑफ दिस ईएमएफ? तो कॉइल 1 और द वेरिंग करंट ऑफ कॉइल 1 इज द कॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द कॉइल 2। ये जो फिनोमेना है ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल when the varying current is passed through its neighboring coil, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सबको समझ में आ गया? म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हुआ कि एक कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, क्या ये जरूरी है कि एक कॉइल है तो इसी में करंट फ्लो होगा? नहीं, दोनों में हो सकता है। अगर I2 भी वेरिंग हो, मान लो इफ I2 इज आल्सो वेरिंग करंट, तो इस केस में क्या होगा कि ड्यू टू अब I2 वाले की जो फील्ड है वो 1 से भी पास हो रही होगी, तो 1 में भी फ्लक्स का चेंज होगा, और 1 में जो फ्लक्स का चेंज है वो उसका कॉज क्या है? तो उसका कॉज है करंट इन I2। द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू I2 विल बी द कॉज फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द कॉइल 1। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के कॉज हैं इंडक्शन के, और इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? इस ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो प्लीज लिखिए जो लिखा रहा हूं, उसके बाद इसके फॉर्मूले वगैरह पे बात करते हैं। सर अगर वो करंट कांस्टेंट हो और अगर हम तो नहीं होगा बेटा। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर हम एट द वेरी स्टार्ट देखें, जैसे मतलब जैसे हमने करंट चालू किया तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको भी म्यूचुअल इंडक्शन हाँ, कहेंगे, भले वो हाँ वो भले बहुत मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होगा, बट वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब जब भी एक कॉइल का करंट दूसरे में फ्लक्स के चेंज का कॉज बनेगा तो हमेशा उस केस में क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ओके ठीक है सर। शिट? ठीक है भाई, तो ये सारे बच्चे लिखें जो मैं लिखा रहा हूं कि द phenomena of induction of EMF, phenomena of induction of EMF when the phenomena of induction of EMF in a coil, EMF in a coil when a varying current is passed, the phenomena of induction of EMF in a coil when varying current is passed through another coil, when a varying current is passed through another coil is known as mutual induction. When a varying current is passed through the another coil is known as mutual induction. लिख लिया सबने? When a varying current is passed through the another coil is known as mutual induction. लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. अब चलिए, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी कॉज क्या बन रहा है। तो इसमें भी अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो कॉज, और वैसी बात है, एक कॉइल में करंट का जो चेंज है दैट बिकम्स द कॉज फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द अनदर कॉइल। तो यहाँ पर भी मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लक्स का चेंज किसी भी कॉइल में कितना ज्यादा या कितना कम होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दूसरे वाले कॉइल में करंट कितना ज्यादा चेंज हो रहा है या कितना कम चेंज हो रहा है। मतलब more is the change of current in one coil, more will be the change of flux in its neighboring coil and vice versa. तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर भी बेटा हम ये कहते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसी भी इंस्टेंट पे जो फ्लक्स होगा इन अ गिवन कॉइल will be directly proportional to the current flowing through its neighboring coil। मतलब जो कॉज है इस ईएमएफ के इंडक्शन का, उस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना ज्यादा या कितना कम करंट फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली फ्लक्स उस पर डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहां से हम फ्लक्स को लिखेंगे m इंटू आई। ठीक है, वेयर m को हम फर्दर ऐसे भी लिखते हैं कि m इज रिटन एज फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई,
इस m को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट हमने डिफाइन किया था, वैसे ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी भी यूनिट क्या होती है? तो इसकी भी SI यूनिट होती है बेटा हेनरी। SI यूनिट इज हेनरी। एक बात याद रख सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, whereas mutual inductance is not the property of the coil। भाई कॉइल में जरूरी नहीं है कि कॉइल आप कैसे भी रख दें और उसमें एक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे कॉइल में हो, ये जरूरी नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्यू ऑफ द फैक्टर्स, बट सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी है कॉइल की। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी भी कॉइल में वेरिंग करंट पास होगा या फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें 100% EMF इंड्यूस होगा। बट एक कॉइल का दूसरे कॉइल में EMF हमेशा इंड्यूस हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी। क्या मतलब? सर मान लीजिए कि एक कॉइल आपने यहाँ रखा, दूसरा कॉइल इसके ऐसे ऊपर रख दिया सच दैट कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे पास ही नहीं हो पा रही, तो क्या म्यूचुअल इंडक्शन होगा बेटा? नो सर, हाँ भाई बच्चों मेरे, नहीं समझे? नहीं होगा भाई सर। एक कॉइल, फिर से सुनिए, एक कॉइल मान लीजिए कि एक कॉइल आपने इतने ज्यादा डिस्टेंस पे रख दिया है कि सच दैट एक, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई तो ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, ये कॉइल मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख दिया मान लीजिए, और इतने ज्यादा डिस्टेंस पे कि सच दैट कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे से पास ही नहीं हो पा रही। भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास ही नहीं हो रही है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे वाले से पास नहीं होगी तो क्या दूसरे वाले में EMF इंड्यूस होगा या म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होगा? नहीं होगा। मतलब कहने का ये कि म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा होगा ही ये जरूरी नहीं है, बट सेल्फ इंडक्शन हमेशा होगा whenever a varying current is made to flow through the coil। इसीलिए मैंने हर बार कहा है कि सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कॉइल, but mutual induction is not the property of the coil। it may or may not take place, but self induction will always take place whenever a varying current is made to flow through the coil। is it clear till here? please respond। यस Sir, clear. ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखने वाली क्या है, तो इसमें एक और चीज याद रख सकते हैं कि अगर मैं 2 में if I am finding the coefficient of mutual inductance of 2, तो 2 में जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कॉइल 2 का होगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ 1, है ना? वो किसके कारण होगा? तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ 1। द कॉज फॉर इट इज द फर्स्ट कॉइल। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 विल बी रिटन एज फ्लक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय करंट ऑफ 1। मतलब जो करंट कॉज बन रहा है म्यूचुअल इंडक्शन का, उस करंट से आपको फ्लक्स को डिवाइड करना है। नहीं आया? आया नहीं आया? इसी तरह से अगर मेरे बच्चे फ्लक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 लिखते तो क्या लिखते? फ्लक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय करंट ऑफ कौन? तो करंट ऑफ 2। मतलब जो कॉज बनेगा उसके करंट से आप फ्लक्स को क्या करेंगे? उसके करंट से आप फ्लक्स को डिवाइड करेंगे। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ईच ऑफ यू। यस Yes. ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो इस पे एक डेरिवेशन वाला पोर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आते सर हैं। जी सर। सर अगर हम एक कॉइल में कांस्टेंट करंट रखें तो एक कॉइल में कांस्टेंट करंट रखें तो ड्यू टू दैट कॉइल दूसरे वाले में नहीं होगा इंडक्शन। नहीं, यही बात समझ यस आई सर। भाई फिर से सुनो, अगर जिस कॉइल में आपने यश करंट को कांस्टेंट रखा है, दैट कॉइल विल नॉट बी द कॉज फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अनदर कॉइल। जैसे मान लीजिए I2 कांस्टेंट होता या I2 मान लीजिए कांस्टेंट होता, तो I2 का फ्लक्स का चेंज I1 में नहीं होता ना। फर्स्ट कॉइल में कोई चेंज नहीं होता फ्लक्स का ड्यू टू I2। तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है कि हम 1 का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल ऑफ इंडक्टेंस ड्यू टू 2 डिफाइन नहीं कर सकते थे। मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 वुड हैव बीन 0। समझे या नहीं? यस सर। सर हाँ, सर करंट वेरी करने से फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स चेंज करने से करंट भी इंड्यूस हो सकता है बिल्कुल होता है। सर। तो आगे अगर होगा इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। सर अगर एक कांस्टेंट है और एक वेरी कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें दोनों के दोनों वेरिंग करंट मिलेंगे।
नहीं समझा, कौन कांस्टेंट कौन वेरी करेगा? सर सपोज लूप 1 में वेरिंग करंट है और लूप 2 में कांस्टेंट करंट है सर, तो वेरिंग करंट लूप 1 मतलब जो उसमें लूप 1 में है उसके वजह से लूप 2 में फ्लक्स चेंज होगा सर, क्योंकि फ्लक्स भी वेरी करेगा इसकी वजह से लूप 2 में करंट भी वेरी करेगा सर। अब हमारे पास लूप 2 में भी कांस्टेंट की जगह वेरी करेगा। अच्छा देखो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि साहब ये जो पहले वाले कॉइल में है उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो दूसरे वाले में फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें करंट इंड्यूस हुआ। अब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर, यस सर। तो अब जो करंट इंड्यूस हो रहा है उस करंट की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड कर रही है, राइट? यस सर। तो अगर हम फ्लक्स के रेट ऑफ जो फ्लक्स है वो अपने आप में बदल रहा है तो फिर से करंट इंड्यूस कराना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो? यस मतलब पहले एक में वेरिंग करंट था, एक में कांस्टेंट करंट था, अब दोनों में वेरिंग हो गया तो नहीं होगा, उसमें जो करंट है वो कांस्टेंट ही एक नेट करंट फ्लो करेगा, ठीक है? मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग करंट उसमें फ्लो करेंगे, एक नेट करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? नेट नेट करंट करंट, सर, है ना? लेकिन क्यों नेट, मतलब फ्लक्स तो चेंज कर रहे हैं। हाँ फ्लक्स चेंज कर रहा है, अनडाउटेडली फ्लक्स चेंज कर रहा है। फ्लक्स चेंज कर रहा है तभी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। नहीं समझे? यस सर। सर अगर अभी आपने तो बोला कि फ्लक्स चेंज करने की वजह से करंट भी, मतलब अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करना चाहिए। हाँ तो फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा, तो करंट वेरी कर रहा है ना सम टाइम के साथ, करंट वेरी करेगा। बट अब देखो, मान लो कि पहले टाइम पे करंट 1 एम्पियर था, दूसरे टाइम पे जाके ये करंट 2 एम्पियर हो गया, ठीक है? और इसमें जो अपना करंट है वो कांस्टेंट है, ठीक? तो ऐसा नहीं होगा कि दो दो करंट मतलब अलग अलग तरह से फ्लो करेंगे। भाई ये बात ऐसी है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेल ऐसे लगा दूं और दूसरा सेल ऐसे लगा दूं, तो ये दोनों सेल अलग अलग काम नहीं करेंगे, दोनों सेल का इफेक्टिव काम करेगा। ठीक है अर्षित भाई? यस सर, यस सर। सर खैर, मैं ये क्लास के लास्ट में आपसे पूछ लूंगा। ठीक। टॉपिक डालिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। टॉपिक डालिए बच्चों, ये एक डेरिवेशन है जो हम कर लेते हैं पहले। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखो, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको जो डेरिवेशन करा रहा हूं वो जरा ध्यान से देख लीजिए। ये सब्जेक्टिव पेपर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12। ये मान लीजिए एक सोलेनॉइड मान लीजिए आप, ठीक है सर? ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड पे मैं एक दूसरी सोलेनॉइड को ओवरलैप कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखना, दोनों सोलेनॉइड की मैं जानबूझ के लेंथ अलग लूंगा तुमने, ठीक है? तुम्हारे नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में दोनों सोलेनॉइड का लेंथ सेम लिया गया होगा, मैं जानबूझ के अलग ले रहा हूँ। ये दूसरा सोलेनॉइड, ये दोनों सोलेनॉइड एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है। कैन यू सी दैट? इस बात को yes और बेहतर समझने के लिए मैं दो सिलेंडर बना देता हूँ। ये बेसिकली जब भी आप सोलेनॉइड देखेंगे ना तो इट लुक्स लाइक अ सिलेंडर, ऑफ कोर्स, राइट? बिकॉज सारे टर्न्स बहुत क्लोज होते हैं, देयर इज नो गैप बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स। तो ये टर्न्स बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है? भले हम उतने क्लोज टर्न्स नहीं बना पाते तो इसलिए वी जस्ट शो इट सेपरेटेड, बट दे आर वेरी क्लोज, राइट? तो ये एक सोलेनॉइड है, ये इस पे ओवरलैप दूसरा सोलेनॉइड है, and both the solenoid has one thing common, that is their axis. They are coaxial solenoids. अब इसमें मैं कुछ डेटा ले लेता हूं कि मान लीजिए इसकी लेंथ इज L1 और जो ये अंदर वाला सोलेनॉइड है उसकी लेंथ इज L2। आई हैव नॉट टेकन द लेंथ टू बी सेम, जानबूझ के। आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में इन दोनों में लेंथ सेम लेते हैं, बट आई एम नॉट टेकिंग द लेंथ सेम, ताकि आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके। इसका रेडियस मान लीजिए R1 है, रेडियस ऑफ द टर्न। इसका रेडियस मान लीजिए R2 है। सबको समझ में आ रहा है? आसिया, N1 is the Yes, number of sir. turns of per unit length और इसका जो number of turns है that is N2। इसमें करंट मान लीजिए फ्लो करता है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लो कि I2, ठीक है? इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 एंड बोथ आर द वेरिंग करंट। कैसा करंट है? वेरिंग करंट, समझ रहे हो? N1 N2 सबको याद है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। कैसा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, याद आ गया? yes sir यस ठीक है। सर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब होगा क्या बेटा?
अगर इन दोनों में करंट वेरी कर रहा हो, इफ बोथ द करंट्स आर वेरिंग, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनर सोलेनॉइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका कॉज कौन होगा? आउटर सोलेनॉइड। मतलब इसको ऐसे समझो कि एक तो इसका अपना सेल्फ इंडक्शन हो ही रहा होगा, बट वी आर नॉट राइट नाउ कंसर्न विद द सेल्फ इंडक्शन, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हम अभी सेल्फ इंडक्शन को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकलेगा, तो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दैट रिजल्ट इन द प्रीवियस क्लास, तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो कैसे निकलेगा। बट हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तब देखो इनर सोलेनॉइड में म्यूचुअल इंडक्शन का कॉज कौन है? आउटर सोलेनॉइड। और आउटर सोलेनॉइड में म्यूचुअल इंडक्शन का कॉज कौन है? इनर सोलेनॉइड। मानते हो? Yes. नहीं sir. मान रहे हो? Yes, sir. आउटर सोलेनॉइड को लेट अस नेम इट एज 1 एंड इनर सोलेनॉइड को लेट मी नेम इट एज 2। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि अगर मुझे, अच्छा, और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि वेदर इट बी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और you have to find the coefficient of mutual inductance. In both the cases, what do you do? In both the cases, flux. In both the cases, you just divide the flux by current, right? ये डायग्राम नोट करो तो 1 मिनट। हाँ बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो खैर मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि इनर सोलेनॉइड में जो फ्लक्स का चेंज है या इनर सोलेनॉइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, वो आउटर सोलेनॉइड का होगा और आउटर सोलेनॉइड में जो होगा वो इनर सोलेनॉइड का होगा। और मैंने आपसे बोला है कि आइदर यू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और यू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इन बोथ द केसेस आपको करना क्या होता है, फ्लक्स फाइंड करिए और उस फ्लक्स को करंट से डिवाइड करिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स एंड देन डिवाइड दैट फ्लक्स बाय करंट। तो अब देखो मैं पहले बाहर वाले की बात करता हूं, फ्लक्स ऑफ 1। तो इसमें हम फ्लक्स क्या लिखेंगे? तो इस फ्लक्स का कॉज कौन है? उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड हम लिखें या इनर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लिखें? क्या बोलते हैं आप? Inner solenoid. बात सबको समझ में आई? भाई जो Yes. 1 में जो फ्लक्स है वो उसका कॉज कौन है? वो अंदर वाला है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर वाले की लिखो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप किसकी लिखेंगे? 1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे अंदर वाले की, मतलब जिसको हमने 2 कहा है, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N2 into I2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। एरिया कौन सी लिखेंगे? एरिया क्या लिखें? बोलो। 1. नहीं, एरिया लिखा जाएगा πr2 का स्क्वायर। अब ये क्यों करा, ये लॉजिक मुझे समझाना है, ध्यान से सुने बेटा। इस बात को पहले समझे और हर बच्चा समझे, यही मेन लॉजिक है, यही सब। अगर ये कोई कॉइल है, आपको दिख रहा है इसका रेडियस ज्यादा है, और इसके अंदर मैंने कोई दूसरी कॉइल रख दी, इसका रेडियस कम, आपको दिखाई दे रहा है। बेटा एक बात सोचो कि हम जब भी फ्लक्स लिखते हैं तो उसमें कौन सी एरिया लेते हैं? तो एरिया पूरे कॉइल की नहीं ली जाती। अगर पूरा कॉइल है तो पूरा कॉइल की एरिया लिखेंगे। पहले बात समझना, हम वो एरिया कंसीडर करते हैं जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। तुम्हें नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक लूप है। इसका सिर्फ आधा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मान लो सिर्फ a/2 इसके अंदर है, इसकी पूरी एरिया लूप की a है, बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिर्फ a/2 है। तो जब हम फ्लक्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय हाफ एरिया, दैट इज a/2। ऐसे क्वेश्चन कराए यार आप लोगों को? अब Yes, sir. याद आया? Yes. पूरी एरिया नहीं ली जाती। अब खुद सोचो कि भाई
आप इस बात को समझो कि बाहर वाले का एरिया ये दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और बाहर वाले में मैग्नेटिक फील्ड किसका है, अंदर वाले का। तो बाहर वाले की एरिया भले बहुत ज्यादा है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो बस इतने छोटू से एरिया में है ना। यस सर। तो इसका मतलब कि बाहर वाले की कितनी एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो बाहर वाले की एरिया उतनी ही है जितनी अंदर वाले की एरिया है। नहीं आया? आया सर। आया नहीं आया भाई? तो एक बात याद रखो, अगर ये नहीं समझ में आए कभी, तो आप एक छोटी सी बात और याद रख सकते हो, जो छोटी एरिया है वो कंसीडर होगा, और जो छोटा लेंथ है वो कंसीडर होगा। देखो लेंथ के बारे में भी समझ लो, बाहर वाले सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज्यादा है ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे लेंथ में पूरे L1 लेंथ में अंदर वाले की, लेकिन जो बाहर वाला सोलेनॉइड है उसकी लेंथ कम है। तो जब हम लेंथ अगर मुझे लिखना होगा, तो हम कौन सी लेंथ लिखेंगे, अंदर वाले की लेंथ लिखी जाएगी या बाहर वाले की लेंथ लिखी जाएगी? अंदर वाले। मतलब फिर से सुन लो, लेंथ या एरिया वो लिया जाएगा विच इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे समझ लो कि लेंथ या एरिया हम वो लेंगे जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, या जो दोनों के लिए कॉमन है। नहीं आया? आया। लेंथ या एरिया हम जो कॉमन वाली है ना वही लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप, इसीलिए हमने एरिया किसका लिया, अंदर वाला, क्योंकि बाहर वाले की एरिया बहुत ज्यादा है, बट मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में नहीं है, वो तो सिर्फ उतनी ही एरिया में जितना अंदर वाले की एरिया है। ठीक है, तो ये फ्लक्स आया। अब मुझे एक और छोटी सी बात बता दो शिवांग, ये फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट किया है, is this the flux for the whole of the solenoid or it is only the flux of one turn? One turn. It is of only one turn. तो इस फ्लक्स वन का जो नेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर भी एक लॉजिक, N2I2 पाई R2 स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करें? ये काम आपने लास्ट क्लास में भी किया था। किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि ये नेट फ्लक्स बन जाए? N1 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें। यस सही। यस और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखा जाएगा, N1 L1, यही तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। यस। तो ये आ गया। तो अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है आपको वन का, तो इट इज ऑफ कोर्स ड्यू टू 2। तो आप लिखेंगे फ्लक्स वन का नेट डिवाइड किससे करेंगे आप, करंट से। इसका मतलब आप क्या करेंगे, म्यू नॉट N2I2 पाई R2 का स्क्वायर इनटू N1 L1 डिवाइडेड बाय I2। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कितना हो गया, तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर multiplied by L1. This is the coefficient of mutual inductance. See whether you are convinced or not. ये एक का निकाला है मैंने, अब दूसरे का निकालूंगा। नोट कर लेना तो बताना। डन सर। क्या सबने नोट कर लिया? चलो इसी तरह से बेटा हम अंदर वाले का भी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के देखते हैं। तो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब देखिए अंदर वाले का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आप निकालेंगे तो क्या होएगा, तो अंदर वाले में फ्लक्स ऑफ 2 लिख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, बाहर वाले की मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो फ्लक्स 2 में मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N1 I1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या लिखूं, पाई R1 का स्क्वायर या पाई R2 का स्क्वायर? Pi R2 का स्क्वायर। पाई R2 का स्क्वायर, जो छोटी एरिया वो लिखी जाएगी। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स ऑफ ओनली वन टर्न। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स 2 का नेट। तो इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, N1 I1 मल्टीप्लाइड बाय पाई R2 का स्क्वायर। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर क्या लिखें, N1 L1 लिखें या N2 L2 लिखें? N2 हाँ भाई यश, N1 L1। N1 L1 या N2 L2? मानस है क्या?
हाँ भाई बच्चों, ओनली यश और हर्षित का वीडियो ऑन है, और अच्छा शिवांग का वीडियो ऑन है, बाकी लोग सब सन्नाटे में। हाँ भाई, N2 L2 N2 L2 N2L2 लिखा जाएगा हर्षित। N2L2 क्यों लिखा जाएगा हर्षित, इस बात को समझो। भले इसका बहुत लेंथ इतना है, बट इसके इतने लेंथ पे थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर वाले की, वो तो बस इतने पे होगी। समझे हर्षित? yes sir और वैसे भी मैंने एक छोटा सा पॉइंट बोला है कि जो लेंथ छोटा हो वो कंसीडर करो, जो रेडियस छोटी हो वो कंसीडर करो, मतलब जो एरिया छोटा हो वो कंसीडर करो, जो लेंथ छोटा है वो कंसीडर करो। तो ये कितना लिखा जाएगा फिर से, N2L2 ही लिखा जाएगा। N1L1 क्या हो गया, मैंने गलत कर दिया, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। अरे मैंने किसको N1 N2 कर लिया है? मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, देखना जरा। मैग्नेटिक फील्ड किसका, 1 का, तो पाया 2s कर यहाँ तक तो ठीक है। गलती कहाँ बन गई है? कहाँ गए यार? कहाँ पर मिस्टेक हुई है हम लोगों से? अंदर वाले का लिख रहे हैं हम। लास्ट वाला रिजल्ट क्या था, मुझे एक बार बताएंगे आप लोग? sir mu naught N1 N2 L1 pi r square pi r2 square उसमें N2 नहीं था? सर था उसमें N2 म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई आर 2 का स्क्वायर रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कौन सी थी? L1 L1 लेंथ थी ना? हाँ ठीक तो है, तो गलत क्या हो रहा है? सही है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अंदर वाले में कितना है, N2। और लंबाई कौन सी लेंगे आप, छोटी वाली। L1 सबको समझ में आया ये क्यों? yes sir नंबर ऑफ टर्न्स तो इसी का रहेगा, बट कितने लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स चाहिए, इतने ही लेंथ का चाहिए जितने में आपका ये बाहर वाला सोलेनॉइड इसमें मैग्नेटिक फील्ड ला सकता है। रिपीट करूं या क्लियर है? रिपीट। clear फिर से सुनिए बेटा, ये अंदर वाले में देखिए, अंदर वाले में N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो N2 है, और इसकी अपनी लेंथ कितनी है, अपनी लेंथ L2 है। बट इसमें जो फ्लक्स का कॉज है वो कौन है, बाहर वाला सोलेनॉइड है। और बाहर वाले सोलेनॉइड की लेंथ L2 नहीं है, बाहर वाले सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, सिर्फ L1। समझ रहे हैं आप? तो ये अंदर वाले सोलेनॉइड के पूरे लेंथ पे बाहर वाले का मैग्नेटिक फील्ड होगा, या सिर्फ इतने लेंथ पे होगा? सिर्फ उतनी लेंथ पे होगा। जितनी लेंथ है उसकी उतनी, मतलब जो कॉमन लेंथ है उसी पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस कॉमन लेंथ में अंदर वाले के टोटल कितने टर्न्स होंगे? तो क्या करोगे, अंदर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, और ये कॉमन लेंथ कंसीडर करोगे। कौन से कंसीडर करोगे, कॉमन लेंथ। समझ में आई बात? yes sir यस सर। yes ठीक है, तो ये फिर से देखिए, ये इतना आ गया। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लिख दीजिए, म्यू M2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू फ्लक्स ऑफ 2 नेट डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय करंट। करंट कौन सा, तो सर करंट जो इसका कॉज है, और वो कौन है, बाहर वाला है, तो I1। तो ये लिख दीजिए म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय N2 L1 डिवाइडेड बाय I1। I1 से I1 विल कैंसिल आउट, तो mutual coefficient of mutual inductance M21 will be written as equal to mu naught N1 into pi R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11। आप ध्यान से देख लो, दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आया होगा, दे विल बी एग्जैक्टली इक्वल। देख लो। yes sir अच्छा, ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ सोलेनॉइड के लिए ही ऐसा नहीं है कि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे का विल बी सेम। It is valid for all the cases, for every loop. It is not only the case for the solenoid. हमेशा अगर दो लूप है और दोनों एक दूसरे में म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना शो कर रहे हैं,
तो दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। हमेशा दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल होगा भाई एक दूसरे के। डन सर। हो गया, सबने नोट कर लिया भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो डेरिवेशन पार्ट हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं रिलेटेड टू दिस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमेशा याद रखो आइदर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाए या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाए। In both of the cases, what you have to do, you have to find out the value of the flux and then you will divide that flux by current. यही काम करना होता है आपको, तो जो भी पूछा जाए you have to do the same. तो देखिए आप इस पे क्वेश्चन देखते हैं सर। मान लीजिए कि we are having a square loop here और यहाँ पर एक दूसरा concentric square loop है। These are the two concentric square loops. इसमें कह रहा है आपसे करंट I फ्लो कर रहा है और इसकी जो लेंथ है ये these are square loops, right? L है और ये करंट I वेरिंग करंट है। अंदर वाले स्क्वायर लूप की लेंथ L है, छोटा L, छोटा L। आपसे सवाल में बोला गया कि भाई L इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्मॉल l। करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है एंड बाहर वाले की लेंथ अंदर वाले की लेंथ से बहुत बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर लूप ड्यू टू आउटर लूप। आपको इनर वाले लूप का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है ड्यू टू आउटर लूप। अब आप लोग बताइए कि मैं सॉल्व करूं या विल यू अटेम्प्ट? ठीक है, तो आई विल वेट। पहले आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, तो जिसका आपको निकालना है उसमें फ्लक्स कैलकुलेट करिए एंड देन जस्ट डिवाइड दैट फ्लक्स बाय करंट। कोशिश करिए पहले एक बार, उसके बाद मैं बताता हूं।
हर्षित आंसर जो आपने भेजा है वो भेजा है आपने n1 n2, नहीं नहीं यहाँ पर n1 n2 नहीं आएगा। चलो मैं सिखाता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। म्यू नॉट एल स्क्वायर नहीं यश, चलो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये सोलेनॉइड नहीं है हर्षित, पहली बात तो ये है, एंड आई हैवंट गिवन यू एनी नंबर ऑफ टर्न्स फॉर एनी ऑफ द लूप। ये तो सिंगल टर्न के लूप हैं एंड इट्स नॉट सोलेनॉइड, दे हैव जस्ट बीन प्लेस्ड in such a way that their centers are coinciding, they are concentric to square loops। खैर आप मेरी बात समझिए, आप पहले आप लोग ध्यान से सुनिए भाई। पहली बात तो ये कि अगर मुझे इस अंदर वाले स्क्वायर लूप में का अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकालना है तो वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। और फ्लक्स होता क्या है? तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉज on the inner loop, who is the cause for the magnetic field? Is it the outer loop or it's the inner loop itself? आउटर लूप। Outer loop। तो अब देखो यहाँ पर, अब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगर फॉर्मूला याद है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज यू वोंट। आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने पढ़ा था कि व्हेनेवर अ करंट पासेस थ्रू अ वायर, a straight wire, such that it subtends an angle of phi1 and phi2 at a given point and this distance is perpendicular distance, तो उस केस में मैंने आपसे बोला होगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिटन एज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a मल्टीप्लाइड बाय sin phi1 plus sin phi2। डू यू रिमेंबर दिस फार्मूला? से समथिंग। Yes, sir. यस सर। So this is the formula that we have to apply here, because आपको स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो कैसे लिखोगे भाई? तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लूप का हर सेगमेंट इज इटसेल्फ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला जो एंड इसके सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा होगा और ये वाला जो एंड इसके सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा होगा, डोंट यू थिंक बोथ द एंगल्स आर 45 डिग्री ईच? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक और चीज पे आप ध्यान दो कि सारे जो सेगमेंट्स हैं इसके, उन सारे सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखो, तो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द सेगमेंट्स आर इनवर्ड। देखो Same आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखो। हाँ भाई, राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखिए, करंट की डायरेक्शन में आप अपना थंब रखिए, आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। Yes, sir. sir. So because the magnetic field of all these segment of this outer loop is in the same direction, तो इसका मतलब है net magnetic field will add up। तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू L by 2, ठीक है, कैपिटल L डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय sin 45 प्लस ऑफ sin 45, ठीक है, एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय कितना? तो मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, बिकॉज यू हैव 4 सेगमेंट्स, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इनटू एल। दिस विल बी इक्वल टू 2 बाय रूट 2, sin 45 इज 1 बाय रूट 2, तो 2 बार है तो 2 बाय रूट 2, तो ये हो गया 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई एल। बोलो यहां तक समझ आ गया कि आप लोगों को बच्चों? यस सर। Yes. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स की वैल्यू होगी यही मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कौन सी? ऑब्वियसली छोटे वाले लूप की, मतलब जो कॉमन एरिया होती है 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ पाई इनटू एल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। इस पूरे फॉर्मूले को सिर्फ करंट से डिवाइड कर दो, तो 4 म्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई एल। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस सर। सबको समझ आया है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, आसिया जी को समझ आ गया, बहुत बढ़िया भाई। Sir, सर। हाँ जी, sir, हाँ वो सर। ऊपर हमने 4 को मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर? 4 क्यों मल्टीप्लाई? 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 वायर होंगे ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने दिखाया, दिस इज बिकॉज ऑफ द 1 वायर। मान लो इसको PQ का मैग्नेटिक फील्ड है, बट इस पॉइंट पे इन चारों का मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, QR का भी, RS का भी, SP का भी, और Yes. चारों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम। तो आप या तो एक एक लिख के ऐड करिए, या एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक लूप। ठीक है? Yes.
भाई नोट करें, अगले सवाल पे चलेंगे, 2-3 सवाल और करते हैं इस पर। Done, sir. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिमिलर सॉर्ट, राइट। ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ जल्दी से, एकदम फट से, एकदम रफ्तार तेज। भाई ये एक सर्कुलर कॉइल है और इसके कोएक्सियली यू हैव प्लेस्ड अनदर सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये दूसरी सर्कुलर कॉइल कोएक्सियली रखी हुई है, ठीक है। कोएक्सियल का मतलब है कि देयर एक्सिस आर कॉमन। ये दूसरी वाली अच्छे से समझ लेना। ये समझ पाओगे, ये कोएक्सियल है, ठीक। और आपसे बोला गया दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज एक्स, दोनों के बीच का सेपरेशन इज एक्स। इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, और इस वाले कॉइल का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। और आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैपिटल आर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। आपको इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट बताइए, दूसरे वाले का करिए। अब आपको ये सॉल्व करने के लिए एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू का मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर क्या सॉल्व करोगे? ठीक है सर, कर रहे हैं आप लोग? यस Yes. चलिए ढूंढिए फॉर्मूला क्या है, कोशिश करिए। हाँ जी सर, हुआ? नहीं हुआ ना? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? AQX by R square plus X square whole divided 3/2. म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2। ये होता है सर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्लक्स के लिए सिंपली एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल पे पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई इनटू छोटा आर स्क्वायर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया? फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पाई छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। खत्म सर, ये आंसर है। ठीक है। Yes. यस सर हमने बड़ा देखो, आर स्क्वायर क्यों लिया? मैग्नेटिक फील्ड तो हम बड़े वाले का ही निकाल रहे हैं ना, क्योंकि छोटा वाला तो बड़े वाले के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। आपसे क्या बोला गया था कि आर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर।
तो बड़े वाले लूप के कंपैरिजन में तो छोटा वाला लूप नेग्लिजिबल है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट। तो पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना होती है, नहीं समझी? सर समझ गए। एक और सवाल देखिए, कल के नीट का सवाल। क्वेश्चन में ये बोला कि सर ये आपका एक सर्कुलर लूप है, एक दूसरा लूप है, एंड द सेंटर्स ऑफ बोथ द लूप्स आर कोइंसाइडिंग एंड दे आर इन द सेम प्लेन। दोनों की, अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम बता रहा हूँ कि दोनों के सेंटर्स इस तरह से कोइंसाइड हो रहे हैं और ये दोनों सेम प्लेन में है। इसकी जो रेडियस है वो R2 है, इसका रेडियस R1 है। क्वेश्चन में मेंशन था कि R1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ R2। ठीक, आपको बताना है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। नहीं, ऐसे नहीं लिखा था, मैं इस सवाल को एग्जैक्टली वही पूछ लेता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस between the loop will be proportional to। चार ऑप्शन दे दिए थे, R1 अपॉन R2, ऑप्शन नंबर बी R2 बाई R1, ऑप्शन नंबर सी R2 का स्क्वायर बाई R1, ऑप्शन नंबर डी R2 बाई R1 का स्क्वायर। करेंगे आप लोग? ये कल के पेपर का सवाल है, बताइए फिर किससे प्रोपोर्शनल होगा। करंट की वैल्यू नहीं गिवन है तो करंट आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि करंट का कोई लेना देना होता ही नहीं है, करंट तो फाइनली कैंसिल ही हो जाता है। यश ने आंसर दिया है, वैसे बाकी लोग भी देखें। करंट आप कुछ भी मान सकते हैं, और एक बात याद रखो कि R1 इज ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब बेहतर तरीका क्या होगा कि आप करंट किस में मान लीजिए, बड़े वाले लूप में या छोटे वाले में। करंट मानिए बड़े वाले लूप में, क्योंकि बड़े वाले के कंपैरिजन में छोटा वाला कैन बी ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट। मतलब छोटे वाले का जो डायमेंशन है बड़े वाले लूप के रिस्पेक्ट में छोटे वाले का डायमेंशन नेग्लिजिबल है, तो छोटे वाले को आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किस में करंट अज्यूम करिए, बड़े वाले में। समझ गए? Yes. करो जल्दी करो। चलिए भाई, भिन्न भिन्न प्रकार के मेरे पास आंसर आए हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली सी। क्यों ये सही है क्या? मतलब देखो भाई, तुम लोग क्यों नहीं हुआ भाई? सीधी सी बात है, आप इसमें करंट मान लीजिए, तो अंदर वाले में मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, अंदर वाले का या बाहर वाले का? छोटे वाले पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका लेंगे आप, बाहर वाले का अंदर वाले का? बोलो। बाहर वाले का। तो ये बाहर वाले का सेंटर है ना ये, तो बाहर वाले के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स लिखिए, फ्लक्स क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, एरिया किसका? अंदर वाले का, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है साहब, ये आ जाएगा। तो अब आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। फ्लक्स को करंट से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? ये म्यू नॉट इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, यही तो आएगा। हमसे प्रोपोर्शनल पूछा था, तो प्रोपोर्शनल तो इसी से हो रही है, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नहीं आया? Yes. अब ये बिटवीन देम पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना। एक बात याद रखो, जितना कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बाहर वाले का अंदर वाले में आएगा, उतना ही अंदर वाले में बाहर वाले का भी आएगा भाई।
क्योंकि ये तो लॉजिकल है ना कि एरिया तो हम वही लेते हैं जो छोटी एरिया है, तो दोनों तरह से फ्लक्स की वैल्यू सेम ही आती। तो सर आपने बाहर वाले में करंट क्यों अज्यूम करा, अंदर वाले में क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें एक सिचुएशन में गिवन है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो बाहर वाले का रेडियस इतना ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में अंदर वाले का रेडियस नेग्लिजिबल है, मतलब अंदर वाले को हम एज अ पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम अंदर वाले को बाहर देखो, ये लूप 1 मान लो, अंदर बाहर से कंफ्यूज ना होना, लूप 1 का रेडियस लूप 2 के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो लूप 1 के कंपैरिजन में लूप 2 को हम एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे। तो अगर हम एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे तो लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड तो हम उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, बट उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना लूप 1 पे निकाल देंगे। यार तुम्हें नहीं आया सर। बात समझ में? इसीलिए हमने अंदर वाले में करंट अज्यूम नहीं करा, क्योंकि अगर ये सिचुएशन नहीं होती कि R1 ग्रेटर देन R2 तो फिर खेल अलग होता है, समझे? सर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज का क्या मतलब है, बिटवीन द लूप? बिटवीन देम का मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी एक के कारण दूसरे में, और ये लैंग्वेज में बस बिटवीन देम इसलिए उसने जोड़ दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई अंदर वाले में करंट माने कि बाहर वाले में करंट माने। ठीक है, तो सीधी बात याद रखिए, बिटवीन देम का एक मतलब ये भी है कि भाई जितना अंदर वाले के कारण बाहर वाले में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, वही उतना ही अंदर वाले के कारण बाहर वाले में भी होगा। क्योंकि अभी आपने सोलेनॉइड के केस में देखा है कि दोनों सोलेनॉइड का कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है, और मैंने वहां पर यह भी बताया कि सिर्फ इट इज नॉट वैलिड ओनली फॉर द सोलेनॉइड, it is valid for all the conducting loops. Clear? Yes, sir. One more question and then this chapter will be over. Question number next. Sir, we have this infinitely long wire which carries a current I and it is infinitely long. आपसे बोला सर कि we are having a square loop placed beside this wire. The square loop का कुछ नाम रख लो, PQRS is the name of to this square loop. आपसे बोला जा रहा है कि ये वाली डिस्टेंस a है और ये वाला जो स्क्वायर लूप है इट इज ऑफ लेंथ l. You have to find out the coefficient of mutual inductance. Find coefficient of mutual inductance of स्क्वायर लूप. ऑब्वियसली यहाँ पर जो कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो तो लूप का आएगा, वायर का तो कोई कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, और ये जो आपने वायर लिया है उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कुछ है ही नहीं, तो उसमें फ्लक्स क्या होगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको. डन सर, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes. सर ठीक है, आप ध्यान से देखो. ओके सेवांग, लेट मी चेक. पहली बात तो ये है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपको अगर याद हो तो इट वाज, अगर आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो इट वाज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई. ठीक, अगर डिस्टेंस बदल दोगे तो अनडाउटेडली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी. मान लो ये आर डैश है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डैश. मतलब जैसे वैसे भी आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द डिस्टेंस, एज यू चेंज द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस. ठीक, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इस स्क्वायर लूप का हर पॉइंट इस इनफिनिटली लॉन्ग वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे, देखो समझ में आ रहा हो तो, इस स्क्वायर लूप Yes, का sir. अगर मान लो ये स्क्वायर लूप है भाई, ये पॉइंट देखो अलग डिस्टेंस पे, ये पॉइंट अलग, इस पॉइंट अलग, तो ईच ऑफ दीज पॉइंट्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस इनफिनिटली लॉन्ग वायर. इसका मतलब है स्क्वायर लूप के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है
वो वैल्यू भी तो अलग अलग आएगी। नहीं समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट टू दिस स्क्वायर लूप विल बी डिफरेंट। तो ये केस किसका है बेटा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का है? वेरिएबल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का है। एंड एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है कि भाई जब भी क्वांटिटी वेरिंग होगी तो उसका मतलब इंटीग्रेशन के बिना वो सॉल्व नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि भाई आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करना है। एंड यू नो इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन आपको कोई पहले एलिमेंट कंसीडर करते हो, यू फाइंड द वैल्यूज एट दैट एलिमेंट, और उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करते हो एंड यू फाइनली गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें आप इमेजिन करिए या अज्यूम करिए कि हमने x डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले ली, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसकी थिकनेस dx है। यू हैव टेकन अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसकी थिकनेस कितनी है dx है, बट लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ इज स्टिल l। भाई थिकनेस dx है, लेंथ कितना होगा, तो लेंथ l है। तो पहले हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। उसके बाद हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद फिर हम उसको करंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सर, फ्लक्स की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, d की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, तो वी विल राइट दिस एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफिनिटली लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय x इनटू l मल्टीप्लाइड बाय dx। सबको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स है सिर्फ इस स्ट्रिप का, क्योंकि इसकी लेंथ l है एंड ब्रेथ इज dx। तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I l डिवाइडेड बाय 2 पाई, इंटीग्रेशन किसका करोगे, dx अपॉन x। कहां से कहां तक, व्हाट वुड बी द लिमिट फॉर दिस। तो देखो इस वायर से स्क्वायर का जो सबसे पहला ये एंड है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x a। देखो सर मेरी बात समझो, यहां से इस वायर स्क्वायर लूप का ये वाला डिस्टेंस देखो, और यहीं से स्क्वायर लूप का यहां तक का डिस्टेंस मेजर करो, बिकॉज आपने x कहां से लिया है, वायर से लिया है। इसका मतलब यू हैव टेकन योर ओरिजिन एट द वायर, तो सारी डिस्टेंसेस आप उसी वायर के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो a से ये कहां तक इंटीग्रेट होगा, इट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम a टू l प्लस a। सबको समझ में आया है? Who will tell me the formula for the integration of dx by x? लॉन इसको याद है, log x, ln x। तो आप लिख दीजिए ln x एंड पुट द लिमिट्स, यहां से a और यहाँ l प्लस ऑफ a। तो इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो म्यू नॉट I l डिवाइडेड बाय 2 पाई, दिस विल बी ln ऑफ l प्लस a माइनस ऑफ ln ऑफ a। और आपको ये भी मालूम है कि व्हेनेवर वी हैव माइनस साइन इन बिटवीन इन द केस ऑफ log और ln, तो हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, l प्लस a डिवाइडेड बाई। तो दिस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ये हमारे फ्लक्स की वैल्यू आ गई। नाउ वंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी सिंपली फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो आप फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर दीजिए, तो फ्लक्स को करंट से डिवाइड करिए, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट l डिवाइडेड बाय 2 पाई ln ऑफ l प्लस a डिवाइडेड बाय a। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस सर। ये है सर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। नोट कर लो। डन सर। ओके